लास्ट में हमने जो देखा था पॉइंट, ठीक है, वो था A1 A वेक्टर प्लस B1 B वेक्टर प्लस C1 C वेक्टर एंड A2 A वेक्टर प्लस B2 B वेक्टर प्लस C2 C वेक्टर एंड A3 A वेक्टर प्लस B3 B वेक्टर प्लस C3 C वेक्टर, राइट। एंड इसको हमने बोला था कि दिस वुड बी इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 कि ये चीज इसके बराबर होगी, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 के बराबर होगा ये, हमने ये चीज बोली थी, क्लियर है। इनटू A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, ऑब्वियसली मैं अभी इसकी बात कर रहा था, हाँ क्लियर है। हाँ अब यार देखो, एट द एंड हमने ये भी देखा था कल कि A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर जो होता है, अगर ये A1 A2 A3 है, A1 A2 A3 का मतलब वही A1 I कैप A2 J कैप A3 K कैप, ऐसे ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 है, तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट के थ्रू कैलकुलेट होती है। तो बेसिकली ये जो चीज दे रखी है, ये दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, राइट। दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन जब हमने देखा था MND के अंदर, रो का रो के साथ भी हो सकता है, रो का कॉलम के साथ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों चलता है, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो अपने को एक्चुअली में ये मिलेगा, ये है बस। सॉरी, तो मैं इसको लेके जा रहा हूं। अच्छा, अब A1 A2 A3 वगैरह ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर को लेके जाते हैं, कैपिटल ए ले ले, हाँ। ओहो, कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल B1 कैपिटल B2 कैपिटल B3 कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3, ठीक है। अब जो मेरा इधर फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर, राइट। देन फर्स्ट रो को सेकंड के साथ करके, फर्स्ट रो को थर्ड के साथ करके, पहले तीन एलिमेंट आ जाएंगे, राइट। अब ये क्या आएगा, अपने को रो के साथ करना है या कॉलम को करना है, क्योंकि अगर मैंने इसको ऐसे किया तो ये आ जाएगा A1 प्लस B1 A2 प्लस C1 A3, रो को एक्चुअली में करो कॉलम से, रो को करो कॉलम से, क्योंकि रो को कॉलम से भी कर सकते हैं, रो को रो से भी कर सकते हैं, है ना। अब देखो, जब मैं रो को कॉलम से करूंगा तो क्या आएगा, A1 B1 C1 ठीक है। अब रो वन को कॉलम टू से क्या आ जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ऐसे जब तीसरे के साथ करोगे तो आ जाएगा A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3, ये आ जाएगा, राइट। अब देखो, इस चीज का जो फर्स्ट रो होगा वो ये वाला होगा, ये फर्स्ट रो बनाएगा, ये सेकंड रो बनाएगा, ये थर्ड रो बनाएगा। अब क्या आएगी फर्स्ट रो, देखो A1 इंटू क्या है ये, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, राइट, प्लस B1 इंटू क्या है अपना B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप प्लस C1 इंटू C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप, ये अपनी पहली रो बनेगी। और पहली रो के अंदर क्या आएगा, इसका I J एंड K। अब इसका I क्या आ रहा है, ध्यान से देखो जरा, A1 B1 C1 आ गया I। अब इसका J क्या आ रहा है, A1 A2
B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 आगे जे एंड इसका के क्या आ रहा है A1 A3 B1 B3 C1 C3 आ गया के। तो पहली रो मैच कर रही है अपनी, सिमिलरली सेकंड एंड सिमिलरली थर्ड, तो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है और कुछ। क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? क्या चीज मतलब बोलो, दोबारा बताई जाएगी। हमने ये बस प्रूव किया है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। उसके लिए हमने क्या बोला, पहले तो एक प्रॉपर्टी लिखी कल जो हमने की थी कि ये जो चीज है राइट, इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी। तो वो जो लीनियर कोफिशिएंट्स होंगे जो लीनियर कॉम्बिनेशन में करवा रहे हैं, उन कोफिशिएंट्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड का डिटरमिनेंट नाउ इनटू एबीसी का एसटीपी। दिस इज एबीसी का एसटीपी वेयर दिस इज ए वेक्टर, this is b vector and this is c vector. I'm assuming this to be a vector na, that is a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, b1 I cap plus b2 j cap plus, देखो this is a vector ना, this is b vector and this is c vector. तो अभी हो क्या रहा है, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए मैंने सिर्फ फर्स्ट रो प्रूव करके दी, बाकी दोनों सिमिलरली हो जाएंगे। अब मैंने बोला कि उनके मल्टीप्लीकेशन में मैं रो को रो के साथ भी कर सकता हूँ, रो को कॉलम के साथ भी कर सकता हूँ, तो मैंने रो को कॉलम के साथ किया। अब जैसे रो को कॉलम के साथ किया तो क्या आ गया, A1 A1 B1 B1 C1 C1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A3 B1 B3 C1 C3। पहली रो आ गई। अब इधर की पहली रो क्या होगी, इसका आई कैप जे कैप के कैप का। अब इसका आई कैप जे कैप के कैप का कोएफिशिएंट ढूंढने के लिए मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब आई कैप का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, A1 A1 B1 B1 C1 C1 वो आ गया ये। इस तरीके से मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑब्वियसली आर इक्वल, डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे हमारा प्रूफ हुआ। ये था मेरा पॉइंट। अब क्लियर है? दोबारा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी डाउट है तो बोलो। श्योर? कंफर्टेबल? हाँ जी। ये वेक्टर ये किया मैंने, हाँ ये वैल्यू मैंने ये रखी, क्योंकि ये रखा ना मैंने, ये अज्यूम किया। यहाँ पे क्या था, इसकी जगह क्या था, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का एसटीपी। तो आई एम अज्यूमिंग ए वेक्टर टू बी ए1 आई कैप ए2 जे कैप ए3 जे कैप, तो इसीलिए इसका कोएफिशिएंट पहला रो, इसका कोएफिशिएंट सेकंड, क्योंकि इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट होता है ना। हाँ नहीं, रो वाइज होता है ना, इसका फर्स्ट रो, इसका सेकंड रो, इसका थर्ड रो। वैसे भी डिटरमिनेंट है रो वाइज और कॉलम वाइज, फर्क क्या पड़ा, क्योंकि ट्रांसपोज में डिटरमिनेंट चेंज हो जाता है, बट होता रो वाइज है, होता रो वाइज है। और डाउट, ऑनलाइन कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो ठीक है, लिखो जरा, वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था एचटीपी, अब वीटीपी। चले, अब वीटीपी का मतलब है तीन वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसके अंदर स्केलर वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है। प्लीज इधर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऑब्वियसली वो मेंशन करेगा ब्रैकेट कहां पे आएगी, क्योंकि अगर ब्रैकेट ना हो दैट टर्म इज मीनिंगलेस, दैट एक्सप्रेशन इज मीनिंगलेस, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं राइट। तो ब्रैकेट पहले मेंशन करेगा वो क्या है। अब ये चीज को स्टडी करना हमें, छोटा सा पॉइंट है, कुछ ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है दैट इज डी वेक्टर, एंड डी वेक्टर जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। मतलब ये बी क्रॉस सी जो भी आएगा डी वेक्टर होगा, वो क्या होगा, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, हाँ या ना।
मतलब दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी वेक्टर, राइट? गुड इनफ, श्योर, नेक्स्ट। अब ये वैल्यू इधर डालने के बाद हमारा क्या बन गया, ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो इसका मान लो फाइनल आंसर आ रहा है ई वेक्टर, दैट मींस इस पूरी चीज का फाइनल आंसर आ रहा है ई वेक्टर, राइट? अब जो ई वेक्टर होगा ये भैया ए एंड डी के परपेंडिकुलर होगा, राइट? सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर एंड डी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ये, हाँ या ना? अच्छा, आप ध्यान से देखो, पहली बात, आई नीड सम पेन, कलर पेन, दिखेगा नहीं ना? अच्छा, अब देखो, मान लो ये बी क्रॉस सी है, बी एंड सी है, तो दिस इज बी क्रॉस सी डी वेक्टर, हाँ या ना? ध्यान से देखना, ये विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? बी सी बी क्रॉस डी, बी क्रॉस सी दैट इज डी वेक्टर, जिसको हम डी वेक्टर जूम करके जा रहे हैं। अब यार एक वेक्टर जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ये तो खुद बीसी के परपेंडिकुलर है, बीसी मतलब बीसी प्लेन के, अब जो वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा वो वापस बी एंड सी के प्लेन में आ जाएगा, ये समझ रहे हो? वो वापस बी एंड सी के प्लेन में आ जाएगा, राइट? तो दैट मींस ये जो ई वेक्टर है ये वापस बी एंड सी के प्लेन में आ रहा है, पहली बात तो ये किसके प्लेन के, फ्री वेक्टर है ना, ऊपर नीचे फ्री वेक्टर है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ, राइट? तो ये जो डी ई वेक्टर आया फाइनली हमारे पास, जिसको हम बोले परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, यस इट लाइज अगेन बैक इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये समझ में आया, राइट? स्टार्टिंग में इसके परपेंडिकुलर, फिर ये आ गया डी वेक्टर, अब इन दोनों का जब क्रॉस किया, अब इसके फिर से परपेंडिकुलर, तो वापस वहीं पे चला जाएगा, एंड ये जो वेक्टर आएगा अब ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना? डी के तो परपेंडिकुलर कर दिया हमने, भैया ए के भी तो परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना? अब देखो, अज्यूम करो ये ए वेक्टर, मान लो ऐसा बी सी ए वेक्टर, अब ये बी क्रॉस सी, अब हमें एक वेक्टर लेना जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, वो होगा ऐसा, जो इसके तो प्लेन में है, राइट? ए के भी परपेंडिकुलर है, डी के भी परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये एक ऐसा फाइनल आंसर जो होगा, ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो बी एंड सी के प्लेन में होगा, एंड बी एंड सी के साथ क्या रिलेशन है वो नहीं पता, बट बी एंड सी के प्लेन में है, बस एंगल वाला क्या रिलेशन है वो नहीं पता, बट ए के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो मैं फाइनली ये बोल सकता हूं कि ये जो चीज आएगी, दिस रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, राइट? एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ये बहुत काम आता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, मैं पहले बोल रहा हूं, ये समझ में आया, राइट? अब जैसे एग्जांपल, वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कुछ ना कुछ दे रखे हैं आई जे के की फॉर्म में, वो बोल रहा है एक वेक्टर निकालो ए एंड बी की फॉर्म, ए एंड बी की फॉर्म में परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मतलब अगेन देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसके प्लेन में एक वेक्टर निकालना है, राइट? जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, मतलब अपने को ये वाला वेक्टर निकालना जो ए के साथ 90 डिग्री बनाना, इसी के प्लेन में, इसी के प्लेन में है, ए के साथ 90 डिग्री बनाना। आई होप क्लियर हुआ, राइट? अब देखो, अगर मेरे को ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के प्लेन में वेक्टर चाहिए, तो उसको रखना पड़ेगा मेरे को यहां पे, अब ए के परपेंडिकुलर चाहिए, उसको रखना पड़ेगा यहां पे, तो मेरा आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये जो वेक्टर होगा ये ए एंड बी के प्लेन में होगा एंड ए के परपेंडिकुलर होगा, ये वेक्टर है। अब इसकी वैल्यू निकालते कैसे वो मैं अभी बताता हूं, बट ये होगा, ये समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? देखना इधर बी एंड सी के परपेंडिकुलर, बी एंड सी के प्लेन में, हमें किसके प्लेन में चाहिए, ए एंड बी के, तो मतलब बी एंड सी की जगह क्या जाना चाहिए, ए एंड बी, ए एंड बी आ गया,
अगेन कोप्लेनर का कंसेप्ट सब छोड़ दे, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं बाबा, तो छोड़ दे। मैं तेरे को ये बोल रहा हूं कि जिसके भी प्लेन में आना चाहिए वो दो वेक्टर्स को इधर रखने का, राइट। तो ए एंड बी के प्लेन में रखना है, तो एन बी को यहां पे रखा। अब किसके परपेंडिकुलर, वो यहां पे आएगा। तो किसके परपेंडिकुलर, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को फिर से, अब ये सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कौन सा वेक्टर आएगा जो एन बी के प्लेन में है एंड ए के परपेंडिकुलर है, बात खत्म। क्लियर हुआ, कंफ्यूजन हो रही है? उसका वापस से जब ए क्रॉस के साथ, ए के साथ क्रॉस कर रहा है, लेकिन वो ए एंड बी के प्लेन में नहीं होगा, मान तो सिर्फ इसकी बात कर रहा है, वो ए एंड बी के प्लेन में नहीं ना होगा, राइट। अब देखो ये जो वेक्टर होगा ये ए एंड बी के परपेंडिकुलर, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, लाओ जरा। ऐसे मान लो ये ए एंड बी वेक्टर है, तो ए एंड बी वेक्टर का जब मैंने क्रॉस किया तो आ गया ये, राइट। अब ए बी, ये ए क्रॉस बी, अब जब मैं इसका फिर से ए वेक्टर का एंड इसका क्रॉस कर रहा हूं तो मेरे को मिलेगा ये वाला वेक्टर जो ए के परपेंडिकुलर होगा, वापस इसी प्लेन में आ गया। अब समझे? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ यस जी, सर। यस सर। ठीक है। ये लिखो जरा पहले इतना, शाबाश। अब देखो एग्जाम्पल जो लिया था इसको भूल जाओ, वापस इस पे आओ। तो हमें ये पता चला कि भैया ये एक वेक्टर है जो बी एंड सी के प्लेन में है एंड ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? ए वेक्टर बी एंड सी के प्लेन में या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ दैट नाउ। अब ये अगर वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के प्लेन में है तो बी एंड सी के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, हाँ या ना? ये बी एंड सी की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स, हमारा लेमडा म्यू ढूंढना बाकी है, हाँ या ना? राइट, लेमडा म्यू ढूंढना बाकी है। अब इसका लेमडा म्यू ढूंढने का एग्जैक्ट तरीका क्या है? डॉट प्रोडक्ट समझ लो। हाँ, ऐसे हो नहीं सकता। अब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इधर जो भी वेक्टर आएगा, राइट, B1 B2 B3 C1 C2 C3, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, फिर जाके हमें पता चलता है कि इसके एग्जैक्ट कोफिशिएंट क्या आएंगे, राइट। लेमडा म्यू क्या आएगा तब जाके एग्जैक्ट कंपैरिजन होगा, और वहां से हमें पता चलता है कि ये जो लेमडा है ये क्या आएगा, ये आएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, एंड ये आएगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विद नेगेटिव। मतलब हमारा ये जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, ए वेक्टर इंटू क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये ब्रैकेट याद रखना, दो वाली जो ब्रैकेट है वो बाद में लगानी है, उसका फर्स्ट वाला वेक्टर बाकी दोनों का डॉट माइनस दूसरा वाला वेक्टर एंड बाकी दोनों का डॉट। ये आता है, दिस लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, क्योंकि ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इंटू बी, स्केलर क्वांटिटी इंटू सी, एंड दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए। तो अगर यार ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए इसका, लेट्स सी आ रहा है कि नहीं? तो ए वेक्टर डॉट क्या है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। अब देखो ये तो कोफिशिएंट है, ये तो एज इट इज रहेगा, तो बचेगा ए डॉट बी, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ये तो कोफिशिएंट है तो ए डॉट हो जाएगा सी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर।
बिल्कुल कट के 0 आ रहा। तो यस, ये वाला वेक्टर बी एंड सी के प्लेन में है, ए के परपेंडिकुलर भी है, राइट। एंड एग्जैक्टली लैम्डा एंड म्यू को ढूंढने का मैंने तरीका बता दिया, वो वहीं से आया, बट इसको एज इट इज याद रखो डायरेक्टली। कॉम्पिटिटिव का मटेरियल है, सिलेबस का नहीं। क्लियर हुआ? श्योर? तो अब ध्यान से देखना अगेन, अगर तुम्हें ढूंढना है वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये पहले वाला पॉइंट आ गया। एक ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के प्लेन में एंड ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, क्या आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही था। अब ब्रैकेट में से पहला वाला पकड़ो, क्या आ जाएगा? ए वेक्टर, बाकी दोनों का डॉट, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस दूसरा वाला बी वेक्टर एंड दोनों बाकी दोनों का डॉट, ए डॉट ए, तो ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर होता है। तो दिस इज अ वेक्टर which lies in the plane of a vector and b vector and it is perpendicular to a vector. I hope clear हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। ये वाली चीज वही तो बोल रहा हूँ, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, देन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके लैम्डा म्यू मिलता है। ठीक है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके वापस लैम्डा म्यू मिलेगा, कोफिशिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये नोट करो इसका ना, तुम ये वाले का ऐसे डायग्राम देख सकते हो। मान लो ये प्लेन है, ठीक है, इसके अंदर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, राइट। तो ये जो आएगा ये होगा ऐसा, जैसे परपेंडिकुलर है, ए एंड बी के प्लेन में है एंड ए वेक्टर के परपेंडिकुलर। थ्री डी, थ्री डी, हाँ, अभी नॉट स्ट्रेट लाइन बट थ्री डी। ठीक है, एक दो छोटी छोटी चीजें प्लीज ध्यान से। ये पता होना चाहिए ऑक्टेंट्स का साइन क्या क्या होता है, कौन से ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड पॉजिटिव नेगेटिव कहां पे क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो हमारे एक्स वाई जेड सॉरी, देखो एक्स एंड वाई का 4 क्वाड्रेंट्स का साइन देखो, यही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इन चारों के साथ जेड पॉजिटिव लगा दो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब फिर से इन चारों को लिखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इनके साथ नेगेटिव लगा दो, तो बन जाएगा फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ। ये इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका। अब समझने के लिए ये ऐसे, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से देखूं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब ऐसे हो गया, इसको मानने की जरूरत नहीं थी, नाम ही चेंज करना था। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी तक के हिसाब से तुम कैसे लेके जाते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यही होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि इधर नोटबुक दो, ये ऐसे करके 3D में जब आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जेड एक्सिस आ जाएगी। तो जेड एक्सिस क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, और नीचे की तरफ ऐसे ऐसे
इस तरीके से दीवारें खड़ी हो जाएंगी। तो 8 हिस्से बन जाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको 8 हिस्सों में डिवाइड करना ऑक्टेंट, 4 हिस्सों में डिवाइड करना क्वाड्रेंट। इसलिए 2D में क्वाड्रेंट बोलते हैं, 3D में ऑक्टेंट बोलते हैं, राइट। अब इसको ऊपर की तरफ जब मैंने जेड एक्सिस बनाई, जेड पॉजिटिव बनाई, तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ जेड पॉजिटिव कैलकुलेट आ जाएगा, कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन होगा, तो क्या बन जाएगा? फर्स्ट ऑक्टेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर आएगा फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर आएगा सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर आएगा थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर आएगा फोर्थ ऑक्टेंट। ऐसे इसी के नीचे, फर्स्ट के नीचे बनेगा फिफ्थ, क्योंकि जेड नेगेटिव हो गया। सेकंड के नीचे बनेगा सिक्स्थ, थर्ड के नीचे बनेगा जेड नेगेटिव के लिए सेवंथ, एंड फोर्थ के नीचे बनेगा एट। तो इस तरीके से हमारे 8 ऑक्टेंट बनते हैं। वही चीजें मैंने बनाई, इसलिए पहले चारों के लिए जेड पॉजिटिव, बाकी चारों के लिए जेड नेगेटिव, इस तरीके से, राइट। तो यहां पे देखो जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के नीचे, फर्स्ट एंड फिफ्थ, सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर, सेकंड क्वाड्रेंट के नीचे, सेकंड सिक्स्थ, थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर, थर्ड क्वाड्रेंट के नीचे, राइट, थर्ड एंड सेवंथ, फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर, फोर्थ क्वाड्रेंट के नीचे, राइट। क्या आ गया अपना? फोर्थ एंड एट। तीनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट में, तीनों नेगेटिव होते हैं सेवंथ ऑक्टेंट में। ये क्लियर हो रहा है? बाकी ढूंढ सकते हो तुम। बाकी अगर मैं और चीजें बताऊं, इसको हम रेफरेंस लेके जाएंगे आगे से, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट, इस तरीके से। अब 3D में कैसे हम अज्यूम करेंगे? दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस। हम यहाँ पे बैठे हैं अपने कमरे में, यहाँ पे रूम में, क्लासरूम में जो बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, राइट। अब ध्यान से देखो, ये जो बेस बनेगा, ये जो हमारा फ्लोर है, ये क्या है? हमारा एक्स वाई प्लेन से बना है, तो एक्स वाई प्लेन, राइट। इधर जो बनेगा वो एक्स जेड प्लेन से बना है, यहाँ पे जेड एक्सिस है, राइट। तो ये एक्स जेड प्लेन हो जाएगा, एंड ये वाला हो जाएगा वाई जेड प्लेन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब एक्सिस के ऊपर सिर्फ एक्स होगा, वाई एंड जेड जीरो होगा, क्योंकि अगर मैं ओरिजिन से 0,0 से एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा हूं, सिर्फ एक्स बढ़ेगा, वाई एंड जेड जीरो सेम रहेगा। किसी भी पॉइंट से अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा हूं, तो उसका वाई एंड जेड चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वाई एंड जेड कब चेंज करेगा? जब मैं वाई एक्सिस की तरफ जाऊंगा या जेड एक्सिस की तरफ, ऊपर नीचे जाऊंगा, लेफ्ट राइट जाऊंगा। तो अगर आगे पीछे आ रहा हूं तो सिर्फ एक्स चेंज करेगा। तो यहां से अगर आगे जा रहे हैं तो सिर्फ एक्स चेंज करेगा। 0,0 से जब एक्स चेंज करेगा तो एक्स वाला पार्ट का जो जीरो है वो बन जाएगा एक्स, बाकी 0,0 रहेगा। इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट क्या होता है? एक्स, 0,0, पॉजिटिव, नेगेटिव। ऐसे ही जब ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ गया, किसी भी पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल जाएंगे, सिर्फ वाई चेंज करेगा, एक्स एंड जेड क्या रहेगा? सेम। तो इस तरफ आए तो एक्स एंड जेड ऑलरेडी 0,0 है, तो वाई चेंज किया तो 0,y,0, वाई पॉजिटिव तो इस तरफ, वाई नेगेटिव तो इस तरफ। ऐसे जब ऊपर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि किसी भी पॉइंट से जेड एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे, ऊपर या नीचे, सिर्फ जेड चेंज करेगा, एक्स एंड वाई विल रिमेन सेम। ये क्लियर हो रहा है? तो जैसे 0,0 से ऊपर की तरफ आए, जेड चेंज किया, 0 से बन गया जेड, एक्स एंड वाई अभी भी 0,0, तो जेड एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट जेड। आई होप क्लियर हुआ। अब एक्स वाई प्लेन पे आना है, यार यहां पे आना मेरे को, तो मैं एक्स की तरफ मूव किया, वाई की तरफ, जेड की तरफ तो मूव ही नहीं किया, तो यानी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर जेड क्या होगा? 0। अब मेरे को एक्स जेड प्लेन में आना है, तो एक्स की तरफ मूव किया, जेड की तरफ मूव किया, वाई की तरफ तो मूव ही नहीं किया, तो वाई क्या होगा? 0। तो x, 0, z। ऐसे वाई जेड प्लेन के अंदर x 0 होगा, इन जनरल x, y, z। आई होप ये बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर हुई। तो एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई करना है, मार्कर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, xy प्लेन, yz प्लेन एंड xz प्लेन। तो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट x, 0,0, y एंड z इसका 0 रहेगा, y एक्सिस के ऊपर 0,y,0 इसका x एंड z 0 रहेगा, 0,0, z इसका x एंड y क्या रहेगा? 0। अब ये xy प्लेन के अंदर पॉइंट क्या रहेगा? x, y, 0, z की तरफ मूव नहीं कर रहे, इसका 0,y, z एंड इसका x, 0, z, इन जनरल x, y, z। तो x, y, z है ना, यहां से अब ये समझो, x, y, z है ना, इनमें से तीनों के तीनों 0 हुए तो ओरिजिन। अब अगर x 0 हुआ तो yz प्लेन, y 0 हुआ
तो एक्स जेड प्लेन, जेड जीरो हुआ तो एक्स वाई प्लेन। अब दो अगर जीरो हो गए तो मान लो कॉम्बिनेशन बना रहा हूं ना, एक जीरो होगा, तीनों जीरो, एक जीरो, दो जीरो, इस तरीके से। तो तीनों जीरो तो ओरिजन, राइट, दो जीरो तो एक्सेस। अब ये दोनों जीरो तो जेड एक्सेस, ये दोनों जीरो तो वाई एक्सेस, ये दोनों जीरो तो एक्स एक्सेस। अगर एक जीरो हुआ तो प्लेन, और तीनों नॉन जीरो हुए तो इन जनरल किसी ना किसी ऑक्टेंट में आएगा, वो इसके अकॉर्डिंगली पाया जाएगा। इसके अलावा और कई पॉइंट नहीं लाई कर सकता। ये क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. गुड। नाउ ये तो बिल्कुल बेस हो गया, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि आगे जा रहे हैं 3D के अंदर, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हमारे काम में आएंगे। मान लो वो बोला है लाइन है जो भैया वाई जेड प्लेन को टकरा रही है, तो पता होना चाहिए वाई जेड प्लेन के अंदर एक्स क्या होता है, तो जहां पे वो टकराएगी वहां का एक्स जीरो होगा, ये पता होना चाहिए। ये इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे आप। एक्स एक्सिस को टकरा रही है, राइट, तो वाई जेड जीरो होगा उसका। इस तरीके से ये बेसिक नॉलेज को हम यूज करेंगे, राइट? क्लियर है? नाउ दो पॉइंट्स के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला पता है ना, ए कोमा बी, वही 2D वाला, ये जेड के साथ एक्सटेंड हो जाता है, आई थिंक पहले किया हुआ हमने, राइट? मेन चीज है इसके अंदर, थ्री में ये भी मैंने पहले बताया हुआ है। मान लो एक पॉइंट है हमारे पास x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक बनेगी लाइन। इन दोनों पॉइंट्स के अंदर बनेगा लाइन सेगमेंट, इनफिनिट क्या बनेगा? लाइन। लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स डिफाइंड होते हैं, रे जिसका एक एंड पॉइंट डिफाइन होता है, जिसके एंड पॉइंट डिफाइंड नहीं है वो क्या होगा? लाइन। नॉट लाइन सेगमेंट, नॉट रे, लाइन। आई होप क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके वेक्टर बनेगा एक, हाँ है ना? तो वेक्टर क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। और ये जो वेक्टर होगा ये पैरेलल टू दिस लाइन होगा, हाँ या ना? तो यानी कि ये वेक्टर जो है, अच्छा एक वेक्टर के कोफिशिएंट अगर पकड़ोगे आई जे के, वही उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, याद है ना? एक वेक्टर के आई जे के हटा दो तो बेसिकली आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट, वही उसके क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो, हाँ या ना? राइट? तो ये जो वेक्टर है ये लाइन का पैरेलल वेक्टर बनेगा, इसी लाइन का पैरेलल। तो अगर लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स पता है तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो वेक्टर बनाऊंगा वो लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा, हाँ या ना? इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, वो क्या आ जाएगा? लाइन का यूनिट वेक्टर। बात खत्म, राइट? और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। वो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट करता है, हाँ या ना? मैं बोला वो एक वेक्टर आएगा, जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर लाइन के पैरेलल होगा। अरे दो पॉइंट लाइन के ऊपर है, इन दोनों को ज्वाइन करके जो सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा, जो लाइन बनेगी हेड माइनस टेल ना, तो सब्ट्रैक्ट करके जो वेक्टर आएगा वो ये वाला वेक्टर होगा, ये लाइन का पैरेलल वेक्टर। क्लियर हुआ? श्योर? चले आगे नेक्स्ट। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे? मैग्नीट्यूड से, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा और वही डायरेक्शन को साइन होंगे। अब दो लाइंस के बीच में अगर मेरे को एंगल ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर ढूंढूंगा, दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर ढूंढूंगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट से। एंगल ढूंढने के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे हम? तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड इनटू कॉस थीटा, वहां से कॉस थीटा ढूंढने के बाद खत्म। ये छोटी छोटी चीजें क्लियर है ना? ये पहले कराई हुई है ना? मेन चीज एक आ रही है डायरेक्शन कोसाइन के रिलेटेड, देन विल स्टार्ट विद द लाइन। ये पहले नोट कर लो जल्दी, चलो। हवा नहीं आ रही? पढ़े पढ़े प्लीज इधर।
वो वो बोल रहा है कि LMN रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस एंड विल गेट, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके विल गेट टू पेयर्स ऑफ LMN, राइट। या फिर वो इस तरीके से बोल रहा है कि दो लाइंस हैं, उन दोनों के जो LMN है डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज, राइट, वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फाइंड LMN individually, direction ratios of two lines individually, and the angle between them, ये समझे, राइट। अब वो ढूंढने के लिए देखो, एक इक्वेशन हमें हमेशा डिग्री 1 की दी होगी, एक इक्वेशन हमेशा हमेशा हमें डिग्री 2 की दी होगी। डिग्री 2 लाने के लिए मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ, या फिर L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर भी कर सकता हूँ। डिग्री 2 लाना ना, जैसे मर्जी करो। अब इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, इसमें से एक वेरिएबल निकालो, इन टर्म्स ऑफ बाकी दोनों वेरिएबल इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। तो M इजी हो रहा है, तो M को निकाला मैंने, क्या आ रहा है M -3L -5N। M को इधर एंड इधर पुट कर दिया, क्या बन जाएगा 6N इंटू -3L -5N -2NL +5L इंटू M की वैल्यू अगेन -3L -5N, दैट इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, बंद करो, कम करो, सॉरी भैया, इससे ज्यादा साथ नहीं दे सकता मैं। इधर -18NL -5 6 30 N स्क्वायर -2NL -15L स्क्वायर -25 NL, दैट इज 0। अब सब नेगेटिव है, सबका नेगेटिव साइन कॉमन लेके कट गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सारे पॉजिटिव हो गए। तो N स्क्वायर 30N स्क्वायर +15L स्क्वायर, अब क्या बचा 25, तो 45 LN, दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ रहा है 5 पे कॉमन आके इधर आ जाएगा 6 9 3। अब सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म करेंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या जा रहा है, हमेशा ऐसी क्वाड्रेटिक के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ये फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म होती है और ये मिडिल टर्म एक्ट करती है, राइट। तो क्या आ गया 6 3 18 एंड इधर क्या आएगा, अच्छा 3 भी कॉमन आ रहा है, ये भी गया, इधर आ गया 3 एंड इधर आ गया 2, तो 2 आ गया, इसको 3 को लिखेंगे 2 + 1, तो 2N स्क्वायर +2LN +LN +L स्क्वायर, दैट इज 0। तो 2N कॉमन N + L कॉमन N + L, दैट इज 0। तो N + L इंटू 2N + L, दैट इज 0। तो केस 1 N + L इज 0, केस 2 L इज 0। तो यहां से L की वैल्यू क्या आ गई -L, ठीक है। अब M की वैल्यू क्या है -3L -5N, L की वैल्यू इधर डाल दी, तो क्या आ गया -N इंटू -3, तो दैट इज -5N, तो क्या आ गया, तो मेरा L M एंड N क्या बन गया, L बन गया -N कोमा, M बन गया -2N कोमा, N तो N ही है, राइट, ये आ गया, ओके। अब इधर L क्या आ गया -2N एंड M क्या है -3L -5N, इधर पुट कर दो 6 माइनस दैट इज N, तो L M N बन गया, L की वैल्यू क्या -2N M N N, तो ये अब आए मेरे डायरेक्शन रेशियो। अब इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो आएंगे डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो तो लैम्डा टाइम्स होता है, तो मैं इधर से N भी हटा सकता हूं, तो मेरे को ये पता चला कि डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गया -1, -2, 1, इधर डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया -2, 1, 1। ये समझ आया, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो के अंदर से लैम्डा हटा सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लैम्डा कुछ भी हटा सकते हो, ये समझ में आया। फिर इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा ना कोसाइन। अच्छा एक बात बता,
मेरे पास एक 6 यूनिट का वेक्टर है, इसको मैं 3 यूनिट के वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा, अभी भी वो डायरेक्शन रेशियो ही होगा ना, कोसाइन थोड़ी ना होगा। तो कोई भी मैंने लेमडा हटाया इसमें से रहेगा वो, तो जब तक वो यूनिट वेक्टर में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक तो वो रेशियो ही रहेगा ना। तो मैंने एन हटा दिया, अभी भी रेशियो ही है। अब दोनों के बीच में एंगल ढूंढना है, राइट? तो क्या करेंगे, इसका एक वेक्टर बना लो, इसका एक वेक्टर बना लो। वो क्या होगा, वेक्टर्स पैरेलल टू जो वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। इधर आ जाएगा माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इन दोनों के बीच में cos थीटा ढूंढना तुम्हें, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। देखो ऐसा होता है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। पहले दोनों का डॉट करो, 2 माइनस 2 1, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर 1 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट 6 इंटू रूट 6 इंटू cos थीटा। तो ये कटा तो आ गया 1/6 इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, सॉरी थीटा cos इनवर्स 1/6। अच्छा कॉमन लेने को मैं इधर से नेगेटिव माइनस एन भी कॉमन ले सकता हूं। तो बेसिकली इधर का डायरेक्शन को साइन नहीं, इधर का डायरेक्ट मतलब इधर का डायरेक्शन रेशियो नहीं, इधर का आ जाएगा, बट लाइन का फर्क नहीं पड़ता हमें कौन सा लेके जा रहे हैं। तो इसके अंदर मैं इसका आंसर के अंदर ये नेगेटिव साइन भी कॉमन लेके जा सकता हूं, राइट? तो अपने आप आंसर जो है वो दूसरा आ जाएगा, चलेगा। लेकिन क्योंकि दो लाइंस के बीच में जो एंगल होंगे वो तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये नोट करो। लाइन के बीच में एंगल दो लाइन 180 माइनस थीटा दोनों होते हैं ना? नहीं वेक्टर नहीं, ये लाइन की बात हो रही है ना, मैंने लिखवाया लाइन, ठीक है? हेडिंग दो स्ट्रेट लाइन। वेक्टर्स नहीं नॉर्मल वेक्टर के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए डॉट बी लेके कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी डायरेक्शन रेशियो दे रखी हो उसका वेक्टर जो बनेगा उन दोनों के बीच के एंगल ढूंढने के बाद खत्म। उसका ऐसे वेक्टर कंसीडर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड cos थीटा, ऐसे लेके जाएंगे। चले करें शुरू, लाइन इन 3D, ठीक है? अब ध्यान से देखना क्योंकि ये जो फॉर्म आएगी ना लाइन की थोड़ी अजीब लगेगी, ऐसी फॉर्म तुमने देख नहीं रखी है तो कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा कि ये लाइन ही है क्या या कुछ और है, ठीक है? तो प्लीज ध्यान से देखो जरा। अगेन जैसे 2D में होता है, लाइन की इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या करना होता है, हमें डायरेक्शन चाहिए रहती है जिसको हम बोलते हैं स्लोप 2D में, एंड एक फिक्स पॉइंट जहां से वो लाइन पास करेगी। 3D में भी ये दो चीजें चाहिए, डायरेक्शन एंड फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट तो x, y, z, a, b, c कुछ भी ले सकते हैं, राइट? एंड डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे, पैरेलल वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर 3D में डायरेक्शन डिफाइन करता है, क्योंकि एक वेक्टर से उसका अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन कोसाइंस डिफाइन हो जाते हैं, राइट? तो 3D में डायरेक्शन को कौन डिफाइन करता है, वेक्टर। तो हम लाइन का पैरेलल वेक्टर लेके जाएंगे। तो विल अज्यूम, ठीक है, कि फिक्स पॉइंट ए वेक्टर इज गिवन, ए वेक्टर मतलब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, a1 a2 a3 ले लो, मतलब a1 a कैप a2 j कैप a3 k कैप ऐसा ले लो, ठीक है? एंड पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप, लाइन का पैरेलल वेक्टर यानी कि उसकी डायरेक्शन एंड फिक्स पॉइंट हमें गिवन है। तो ये लाइन, ये फिक्स पॉइंट ए वेक्टर, मतलब एक्चुअली में दिस इज ए वेक्टर, आया ना, राइट? एंड इस लाइन का पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर हमें गिवन है, एंड इस लाइन की इक्वेशन निकालें। देखो इक्वेशन एक्चुअली में एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर उस लाइन का हर एक पॉइंट पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड कोई और पॉइंट पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होगा। यही होती है ना इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन का मतलब क्या है, राइट? कि उस लाइन के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। यही होती है ना इक्वेशन, तो यही होगी। तो अब एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसके अंदर
हम इस लाइन का हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करा सकते हैं, हर एक पॉइंट को, या फिर उस इक्वेशन से इस लाइन के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट हम ढूंढ सकते हैं, हर एक पॉइंट ढूंढ सकते हैं। ये समझ में आया? राइट। अब देखो, अगर ये बी वेक्टर है, इन जनरल मैंने ले लिया लाइन के ऊपर आने वाला ये सारे के सारे आर वेक्टर। याद रखना, इन जनरल प्लेन के ऊपर आने वाला पॉइंट, लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट को हम क्या लेके जाएंगे? आर वेक्टर। वेयर आर वेक्टर इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट को हम क्या लेके जा रहे हैं? एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और वेक्टर फॉर्म में एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो अब ये जो वेक्टर आएगा ये बी के पैरेलल है, ऑब्वियसली पैरेलल वेक्टर के पैरेलल ही होगा। लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा। तो लाइन के पैरेलल वेक्टर के पैरेलल होगा, राइट। तो उसके स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। हाँ या ना? मेरे को क्या चाहिए? आर वेक्टर। मेरे को आर वेक्टर चाहिए ना, एक्स कोमा वाई कोमा जेड लाइन के ऊपर आने वाला। तो मैंने क्या किया? ये आर वेक्टर लिया। अब यहां पे तो ट्राइंगल लॉ लग गया, दिस प्लस दिस मस्ट बी दिस। तो मेरे को क्या मिला? माई आर वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब जैसे जैसे लेमडा चेंज करेंगे, राइट, होगा क्या? ध्यान से देखो, ऐसे ए वेक्टर, ये लेमडा बी वेक्टर, जैसे जैसे लेमडा चेंज करेंगे ये वेक्टर चेंज करेगा। हाँ या ना? तो ट्राइंगल चेंज करेगा तो मेरे को वैसे वैसे ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर मिलता रहेगा। और ये सारे के सारे कौन से पॉइंट्स हैं? जो लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ऐसे अगर लेमडा नेगेटिव हो गया तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो हर एक पीछे वाले हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिलता रहेगा। मतलब ये इक्वेशन बाय वेरिंग लेमडा मेरे को क्या देगा? हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा, तो उस लाइन के ऊपर लाई करने वाले हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देगा ये मेरे को। क्लियर हुआ? एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। याद रखना, 3D में लाइन का प्लेन का दो फॉर्म्स होंगी, वेक्टर फॉर्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली कोऑर्डिनेट फॉर्म, प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म जिसको हम बोलेंगे। एक वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, राइट। दो फॉर्म्स आएंगी हर एक इक्वेशन की। अब ये कौन सी आई है? वेक्टर फॉर्म। एग्जांपल, लेट्स से फिक्स्ड पॉइंट is 2, 3, 4 and parallel vector is 2 i cap plus j cap minus k cap. Then जो लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा? आर वेक्टर दैट इज फिक्स पॉइंट का वेक्टर। अब इस फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स पैरेलल वेक्टर क्या आ गया? 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो भैया ये आई मेरे पास इक्वेशन। तो जैसे लेमडा को 1 पुट करो, क्या आ जाएगा? 4 4 3। तो 4,4,3 इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। लेमडा को -1 पुट करो, 0 2 5। तो 0,2,5 लाइन के ऊपर लाई करेगा। ऐसे लैम्डा को वेरी कर करके जो भी एक्स कोमा आई जे के का कोफिशिएंट आएगा उसको इधर के आई जे के साथ कंपेयर करके एक्स कोमा वाई कोमा जेड आ जाएगा पॉइंट का, वो हर एक पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो लाइन के ऊपर आने वाले इन्फिनिट पॉइंट्स को अगर निकालना है कैसे मिलेगा? लैम्डा को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी वेरी कर दो, तुम्हें सारे के सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन। कौन सी लाइन? जो इस फिक्स पॉइंट से पास करे एंड जिसका पैरेलल वेक्टर ये। क्लियर हुआ? श्योर? तो दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। कोई डाउट इसमें? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. ये नोट करो। क्या हो गया? कम
कार्टेशियन फॉर्म। अब जो लाइन की हमने वेक्टर फॉर्म निकाली, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब हमें इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, यानी कि वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप हटाना है। तो प्रॉपर एक्स वाई जेड के अंदर जो इक्वेशन आएगी उसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आर वेक्टर को जो उसकी वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पुट कर दिया, राइट। लेट से फिक्स वेक्टर जो आएगा हमारा, राइट, ये वाला जो वेक्टर है दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है। दैट इज फिक्स पॉइंट जो है ए वेक्टर, वो क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। एक तो ये आ गया। एंड जो पैरेलल वेक्टर हम लेके जा रहे थे बी वेक्टर, राइट, लेट्स से दैट इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ऐसा ले लो। तो प्लस लेमडा टाइम्स क्या आ जाएगा, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये आ गया, श्योर। अब इधर का i कैप का कोएफिशिएंट x, इधर का i कैप का कोएफिशिएंट x1 प्लस लेमडा b1, हट गया, i कैप हट गया। j कैप का कोएफिशिएंट y इज इक्वल टू y1 प्लस लेमडा b2 एंड z का k कैप का z एंड इधर z1 प्लस लेमडा b3। दिस इज नॉट द इक्वेशन, राइट। इक्वेशन होगी जहां पे x y z तीनों को रिलेट किया जाएगा। तो इन तीनों के अंदर क्या कॉमन चीज है, तो तीनों से लेमडा निकालो, इक्वेट कर दो, क्या आ जाएगा, x माइनस x1 बाई b1 दैट इज लेमडा, एंड इधर से लेमडा क्या आएगा, y माइनस y1 बाय b2, इधर से z माइनस z1 बाय b3 दैट इज इक्वल टू लेमडा। सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब ध्यान से देखो आया क्या कार्टेशियन इक्वेशन, फिक्स पॉइंट का x, हाँ या ना, x माइनस फिक्स पॉइंट का x माइनस y माइनस फिक्स पॉइंट का y, z माइनस फिक्स पॉइंट का z डिवाइडेड बाय व्हाट इज b1 b2 b3 पैरेलल वेक्टर। तो डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू लेमडा। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन होगी, क्या आएगी, देखो x माइनस फिक्स्ड पॉइंट x, y माइनस फिक्स्ड पॉइंट y, z माइनस फिक्स्ड पॉइंट z डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर i कैप कोएफिशिएंट, पैरेलल वेक्टर j कैप कोएफिशिएंट एंड पैरेलल वेक्टर k कैप कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू लेमडा। ये मेरी लाइन की इक्वेशन आएगी। जैसे इस लाइन की डायरेक्टली मैं इसी से कार्टेशियन इक्वेशन बोल सकता हूं, क्या, x माइनस फिक्स पॉइंट का x, y माइनस z माइनस डिवाइडेड बाय पैरेलल 2 1 माइनस दैट इज इक्वल टू लेमडा। ये आएगा। ये मैं इससे भी निकाल सकता हूं, कैसे, इसको लिखा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो x i कैप का कोएफिशिएंट x, इधर 2 प्लस 2 लेमडा, ये वाला प्रोसेस जो निकाला, राइट, 2 प्लस 2 लेमडा y, इसका y क्या आएगा, j कैप का कोएफिशिएंट 3 प्लस लेमडा एंड z k कैप का कोएफिशिएंट 4 माइनस लेमडा। अब देखो लेमडा निकालना है, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1, z माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 1 दैट इज इक्वल टू लेमडा। ध्यान से चेक करो, सेम आई। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, डायरेक्ट इसको यूज करो। मतलब अगर हमें ये दे रखा है ना, तो हम डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन ये निकाल सकते हैं, हमें ये प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। बट आया कहां से ये वाला चीज, मैं वो बता। तो कार्टेशियन इक्वेशन समझ में आई। इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी है जो आगे हमें चाहिए, ठीक है, पहले नोट कर लो, फिर उसका बाद अगली वाली इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये z है, राइट, ये नोट करो।